गाइस, तो मेरा नाम है मनोज और मैं अभी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज सीकर में बीएमएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो अभी जैसे फिजियोलॉजी एनाटॉमी या संहिता में बहुत सारी जगह में त्रिदोष का सिद्धांत आता है। त्रिदोष आते हैं वात पित्त कफ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वात दोष को। तो मैंने नोट से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने यहाँ बहुत ही लिमिटेड कंटेंट रखा है, मतलब वो कंटेंट जो आपको कन्फर्म है, मतलब जिसको याद करना ही करना है उतना रखा है। बहुत ज़्यादा नहीं रखा। अगर आपको बहुत ज़्यादा और पढ़ना है तो आप रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम वात की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ वात। जो वात शब्द है उस वात शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, इसका मतलब ये है। तो वात शब्द की उत्पत्ति वा धातु प्लस कत प्रत्यय लगने से, वा धातु प्लस कत प्रत्यय लगने से वात शब्द बना है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है वात की निरुक्ति। निरुक्ति और व्युत्पत्ति में आपको अंतर ध्यान रखना है। वात की व्युत्पत्ति का मतलब वात जो शब्द है वो कौन से धातु और प्रत्यय लगने से बना है, उसकी उत्पत्ति कौन सी धातु और प्रत्यय से हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वात की निरुक्ति। तो वात की निरुक्ति का मतलब है एटोमोलॉजी, मतलब जो वात जो टर्म है उसका अर्थ क्या निकलता है, उसका अर्थ कहाँ से आता है, कौन से धातु प्रत्यय लगने से जो शब्द है वहां से इसका अर्थ आ रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है। जैसे कि वात या वायु शब्द है, वा गति गंधनीय धातु से बना है, मतलब जो वा धातु है से वात का अर्थ बना है। वात का क्या अर्थ है, वात का अर्थ है चलना या गति करना या सुगंध का वहन करना, ये वात का अर्थ है। तो ये कौन सी धातु से बना, वा धातु। वा धातु जैसे पट धातु, गज धातु धातु होती है वैसे संस्कृत में चलती है, और इसका अर्थ होता है गति गंधनियो, वा धातु का। इसका इस रूप में चलते हैं। तो आप इसकी ये इसकी निरुक्ति है, वा गति गंधनियों से ही वात का अर्थ आता है, वात जो शब्द है उसका। तो इसका जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वात की व्युत्पत्ति लिखो निरुक्ति, तो निरुक्ति में आपको क्या लिखना है कि वात की निरुक्ति वा गति गंधनीय धातु से होती है, जिसका अर्थ है चलना, मतलब गति करना या सुगंध यानी गंध का वहन करना। तो इससे वात का अर्थ क्या बनता है, जो शरीर में गति उत्पन्न करता है, समस्त क्रियाओं को संचालित करता है। ये आपको एग्जाम में वात में निरुक्ति में लिखना है। क्योंकि एक जो भी स्टूडेंट है जो राजस्थान से बीएमएस कर रहे हैं, तो जो जोधपुर यूनिवर्सिटी है डीएसएसआर यूनिवर्सिटी, तो उसके अंडर में जो भी है तो उसमें क्या होता है कि 20 एमसीक्यू आते हैं। उसके बाद 8 क्वेश्चन है वो 5-5 नंबर के आते हैं, और 4 क्वेश्चन है वो 10-10 नंबर के आते हैं। तो एमसीक्यू में तो डायरेक्ट ये आएगा कि वाद की निरुक्ति है, वा गति गंधनीय। लेकिन जैसे 5 नंबर और 10 नंबर वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं, प्रीवियस ईयर भी आए हैं कि वाद दोष की व्युत्पत्ति निरुक्ति लिखते हुए इसके गुण व कर्म लिखो, 5 नंबर में आ गया। तो आपको निरुक्ति में ये इतना लिखना ही होगा, तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा। और ये जो है ना वा गति गंधनीय, ये आपको याद रखना ही है। एग्जामिनर वाइवा में आएंगे, क्लास में प्रोफेसर भी पूछेंगे कि वाद की निरुक्ति बताओ, तो आपको यही बतानी है वा गति गंधनीय निरुक्ति, और फिर ये बता देना है तब पूरी निरुक्ति होगी। इसी समझ चुके होंगे कि निरुक्ति क्या होती है, मतलब उसका जो विशिष्ट अर्थ कहाँ से आता है, कौन से शब्द मतलब उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ने से जो शब्द बनता है उससे उसका अर्थ आता है, वो आपको लिखना है। बाकी आप धीरे धीरे आगे समझ जाएंगे। अब हम बहुत जल्दी जल्दी नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। ये थोड़ा मतलब निरुक्ति और व्युत्पत्ति में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा समझा दिया। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है कि जैसे वात पित्त और कब्ज त्रिदोष है, तो इनमें कौन से महाभूत प्रधान होते हैं। तो जैसे वात है, तो वात को नॉर्मली हम हवा से समझते हैं, नहीं, ये वात ये दोष है, वात ये दोष है, और ये जो इसमें महाभूत प्रधान है ये है, ये महाभूत, और ये वात दोष है। तो आप वात और हमारे चारों तरफ जो हवा रहती है, हाँ, इसके गुण और कर्म एक लगभग एक जैसे होते हैं, क्योंकि जो शरीर वात दोष है वो वायु महाभूत प्रधान होता है, इसलिए इसके गुण और कर्म एक होते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वात और वायु एक नहीं होता, वात दोष होता है और वायु महाभूत होती है, जो कि वात दोष में प्रधान होती है। पित्त है तो इसमें कौन से महाभूत प्रधान होते हैं, अग्नि और जल। और जैसे कफ महाभूत है तो उसमें पृथ्वी और जल। इसके बाद हम नेक्स्ट नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, वात के स्थान। इसमें आपको ये कोटेशन याद करना ही करना है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। बस्ती पुरुषाधान कटि शक्तिनी पादावस्थिनी वात स्थानानी तत्रापि पक्वास्यो विशेषण वात स्थानम। मतलब कि वात के जो स्थान वो कौन से हैं, बस्ती, पुरुषाधान, कटि, शक्तिनी, पादावस्थिनी मतलब दोनों पैर, अस्थियां, और पक्वास्य वात का प्रमुख स्थान है। ये किसने बताया, आचार्य चरक ने, चरक मतानुसार। तो ये आपको कोटेशन याद रखना, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये हो गए वात के स्थान, बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम, पेल्विक रीजन, ये अपने समझने के लिए, जो कि आपको लिखने यही है। बस्ती पुरुषाधान कटी मतलब पेल्विक रीजन, शक्तिनी मतलब दो थाई, थाई जो है थाई, और दोनों पैर लोअर लिम्स, अस्थियां जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो वात के स्थान होते हैं, और पक्वाशय, पक्वाशय को वात का प्रमुख स्थान माना है किसने, आचार्य ने, चरक ने। तो ये हो गए चरक के मतानुसार। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट अष्टांग और सुश्रुत के मत। आचार्य सुश्रुत ने वात के कौन से स्थान माने हैं, दो स्थान माने हैं, वो कौन से हैं, श्रोण मतलब पेल्विक रीजन और गुदा। चलते हैं अष्टांग हृदय के अनुसार। तो अष्टांग मतलब जो वाग्भट है उन्होंने वात के स्थान कौन से बताए हैं, ते व्यापिनो अपि हिरण्याभ्योर दो मध्यो ऊर्ध्व संश्रया। मतलब कि ते यानी वे व्यापिनो अपि मतलब व्याप्त रहते हैं कहाँ कहाँ, हिरण्योभ्यो रधो मध्यो ऊर्ध्व संश्रया। इसका मतलब ये है, अष्टांग में श्लोक आएगा कि नाभि से नीचे वात, नाभि और नाभ्यो, यानी कि नाभ्यो रधो मध्यो,
नाभि से ऊपर और मध्य मतलब हृदय के बीच में पित्त का स्थान है। ऊर्ध्व मध्य ऊर्ध्व संश्रया और ऊर्ध्व में संश्रय रहता है। ऊर्ध्व मतलब जो हृदय से ऊपर का जो पार्ट है, गर्दन से ऊपर का जो पार्ट है मतलब सर, तो उसमें कफ का स्थान है या कफ संश्रय रहता है, इसका मतलब ये है। और तो अष्टांग हृदय के अनुसार कर्ण और त्वचा को उन्होंने अलग से वात का एक स्थान माना है। उसके बाद पक्वाशय को अष्टांग ने भी विशेष स्थान माना है वात का। और अष्टांग संग्रह ने वाग्भट ने नाभि से नीचे वात का स्थान बताया है, ये हमने भी देख लिया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं वात के गुण, कि वात के गुण कितने होते हैं। तो वात के गुण है रूक्ष है, शीतो, लघु, सूक्ष्म, चलो, अति, विशद, खर है। ये कोटेशन है, आप याद रखिए कौन कौन से गुण है। रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद एवं खर। तो ये कितने गुण पाए जाते हैं वात के? 7 गुण। ये और ये किसने बताए हैं? आचार्य चरक ने। तो चरक के 7 गुण आपको याद रखने हैं। अब इनका डिटेल में धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ मैं। सबसे पहले रूक्ष गुण। तो इन गुणों में रूक्ष गुण सर्वप्रधान है। इसको सर्वप्रधान क्यों माना है चरक आदि सभी आचार्य ने? क्योंकि ये स्निग्ध गुण का विरोधी है और श्लेष्मा द्वारा संभावित अति स्निग्धता को रोकने का कार्य करता है। इसका मतलब यह है कि जो ये रूक्ष गुण है, ये जो श्लेष्मा के कारण अति स्निग्धता अपने शरीर में होती है, तो उसको रोकने का कार्य करता है। जैसे कि आप इसको मॉडर्न के हिसाब से समझे तो जो अपने शरीर में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, स्किन पर बहुत ज़्यादा ऑयली है, फैट है, उसको बढ़ने से रोकता है और मानव शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये है कि कफ को बढ़ने से बहुत ज़्यादा रोकता है, कफ के गुणों को कम करता है। दूसरा है वात का जो दूसरा गुण है वो है शीत। ये पित्त के उष्ण गुण का विरोधी है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ समझाने के लिए है कि जो शीत गुण होता है वो क्या होता है और ये क्या करता है। ये पित्त के जो उष्ण गुण है उसको विरोधी है और शरीर में समन्वय बना के रखता है। शीत गुण असंयुक्त अर्थात स्वतंत्र वात का गुण है। इस लाइन का मतलब ये है कि जो शीत गुण है, जो दूसरा गुण है वात का, वो एक असंयुक्त मतलब किसी से जुड़ी हुई ना हो, स्वतंत्र वात का गुण है। क्यों? इसका मतलब ये है कि नैदानिक दृष्टि से वात योग है। क्योंकि ये स्वतंत्र वात इसलिए बताया कि क्योंकि वात योगवाही होती है। जब वो किसी के साथ जुड़ती है तो अपने गुणों को रखते हुए वो दूसरों के गुणों को भी ग्रहण कर लेती है। जैसे कि जब गर्मियाँ होती हैं तो ग्रीष्म ऋतु में उष्ण हवाएं चलती हैं, लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं, टेम्परेचर कम होता है, तो वही वात शीतल हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि सर्दियों में तापमान को ग्रहण करके वो सर्दियों में शीतल हवाएं चलती हैं, वात शीतल हो जाती है, और गर्मियों में तापमान अधिक होने के कारण उष्ण हो जाती है। इसी गुण को कहते हैं वात का योगवाही गुण। अपने गुणों को रखते हुए दूसरे के गुण को भी ग्रहण कर लेना। इस कारण ये जो शीत गुण है, ये स्वतंत्र वात का गुण है। वात शीत होती है और रुक्ष होती है, और जब भी किसी के साथ जुड़ती है तो उसके गुणों को ग्रहण कर लेती है। इसके बाद है वात का तीसरा गुण है, वो क्या है? लघु। लघु गुण को चरक आदि सभी आचार्य ने माना। ये गुरु गुण के विपरीत है। मतलब जो भारीपन है, जैसे जो अपन जानते हैं भारीपन होता है बड़ा भारी गुरु, तो उसका जो विपरीत गुण होता है उसको अपन लघु कहते हैं। ये शरीर में करता क्या है? ये गुरु गुण के विपरीत कार्य कर शरीर में लघुता उत्पन्न करता है। मतलब जब जब ये वात का जो गुण है, ये हमारे शरीर में जो हमारा कफ होता है, क्योंकि हमारे शरीर में वात पित्त कफ तीनों दोष होते हैं, भले ही कम ज्यादा हो, तीनों होते ही होते हैं। हाँ, डोमिनेट कौन सा करता है उनके हिसाब से आपकी प्रकृति होती है। तो ये शरीर में जो कफ के कारण जो गुरु गुण है उसको कम करता है। इसके कारण तो हमारे शरीर में आलस्य को ध्यान नहीं देता। ये होता है लघु गुण। उसके बाद है वात के सूक्ष्म गुण। सूक्ष्म गुण का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने नहीं किया, बाकी आचार्यों ने वात का सूक्ष्म गुण बताया। इसको आप याद रखिए क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यू में ये बात पूछ सकते हैं। अब ये जो सूक्ष्म गुण है और इसका एक गुण अभी और आएगा आगे, वात का चल गुण। इन दोनों को आप लगभग एक साथ याद रखिए। कौन कौन से? एक तो सूक्ष्म और एक चल गुण। इसका मतलब भी मैं समझा देता हूँ। वात का जो सूक्ष्म गुण है, इसके कारण वात क्या होती है? वात सूक्ष्म गुण के कारण स्रोतोगामी होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने सूक्ष्म गुण के कारण वात स्रोतों में गति कर सकती है, उसमें जा सकती है। वात अपने सूक्ष्म गुण के प्रभाव से स्रोतों में भीतर पहुंचकर गतिमूलक होने के कारण दोष धातु मलों को गति प्रदान करती है। इसका मतलब यह है कि वात अपने सूक्ष्म गुण के कारण स्रोतों से भीतर पहुंच जाती है, और जो दोष हैं जैसे कफ और पित्त, उनको गति कराती है, उनके कार्यों को संपादित करती है, उनको सम बनाए रखती है। धातु, सब धातु हैं जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और मल, इनको गति प्रदान करती है। मतलब रस से रक्त का निर्माण, रस रक्त और उससे मांस, मांस से मेद, अस्थि, मज्जा, एक धातु से दूसरी धातु को रूपांतरण के लिए, निर्माण के लिए जो प्रेरित करती है वो कौन सी है? वो वात के सूक्ष्म गुण के कारण ही वात कर पाती है। करती वात है, लेकिन अपने कौन से गुण के कारण? जल गुण के कारण। वात सूक्ष्म गुण के कारण स्रोतों से भीतर भीतर पहुंचकर इनको गति प्रदान करता है, और किसके कारण? अपने चल गुण के कारण। इसलिए आप इन दोनों को साथ में याद रखिए। तो वात सूक्ष्म गुण के कारण
दोष धातु मलों को गति प्रदान करता है। सूक्ष्म गुण श्लेष्मा के स्थूल विपरीत होता है। मतलब ये जो भारीपन होता है गुरुता उसके विपरीत होता है। चल गुण के कारण वायु स्वयं गतिमान होता है एवं दूसरों को गति प्रदान करता है। मतलब ये है कि वात जैसे दोष धातु मलों इन जो वात का जो चल गुण है इसके कारण ये स्वयं गतिमान होता है, गंध को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। प्लस दोष धातु मलों को गति प्रदान करता है। जो त्रिमल है जैसे स्वेद मूत्र पुरीष इनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? वात। इनको प्रेरित करता है और अपने कौन से गुण के कारण? चल गुण के कारण इनको गति प्रदान करता है। और बाकी जो धातुएं हैं उनका भी निर्माण में चल गुण के कारण ही वात इनको गति करा पाता है। एक धातु से दूसरी धातु का निर्माण में भी चल जो गुण है वात का वो उपयोगी होता है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि हम वात के गुण पढ़ने क्यों इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद अपन नेक्स्ट नेक्स्ट देते हैं। ये जो गुण है वात का जो चल गुण है इसको समझने के लिए एक छोटा सा कोटेशन है। पित्त पंगु कफ पंगु पंगु मल धातु है वायुना यत नियंत्रित तत्र गच्छन्ते मेदवत। ये आगे आएगा, इसको हम अभी जस्ट आगे आ जाएगा वहां देख लेंगे इसको। इसका क्या है? इस गुण के कारण ही वात का जो चल गुण है अभी हमने पढ़ा है उसके कारण ही वात दोषी पित्त कफ एवं धातु मलों को सक्रियता प्रदान करता है। मतलब वही कि इनकी जो क्रियाशीलता है वो बनी रहती है, रस्य रक्त मांस में दस्ती मज्जा वो बनती रहती हैं। पित्त और कफ अपने अपने काम करते रहते हैं और जितनी भी धातुएं और जो मल है वो शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। कौन से गुण के कारण? वात के चल गुण के कारण। इसके बाद है वात का विशद गुण। विशद का मतलब ये समझ सकते हैं कि साफ सफाई करने वाला गुण यानी जो क्लेद को हटाने वाला गुण। विशद गुण श्लेष्मा के पिछल गुण के विपरीत होता है। यह शरीर से अत्यधिक क्लेद एवं चिपचिपाहट को दूर करता है। मतलब पिछल आप समझते हैं ना, जैसे श्लेष्मा होती है ना चिपचिपा सा और चिकना चिकना सा, तो वो होता है पिछल गुण। तो उसका जो विपरीत गुण होता है वो होता है विशद गुण। तो ये क्या काम करता है? क्यों? ये वात का गुण है तो ये शरीर में बहुत अधिक क्लेद, मॉडर्न के हिसाब से आप समझें तो ब्लड वेसल्स में जो बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल है, चिकनाई है, ब्लॉकेज है आर्टरीज में, तो उसको उसको हटाने का काम वात का जो मतलब हटाने का या उसको जो कम करता है कौन करेगा? वात का जो विशद गुण है उसके कारण वात ये सब कर पाता है। उसके बाद है खर या परुष गुण। यह मृदु का विरोधी होता है। ये श्लेष्मा के तीमार्दों को कम करता है। अस्थियों की खरता एवं परुषता ऐसे गुण है। इसका मतलब ये है कि जो वात का जो सातवां गुण है वो कौन है? खर या परुष। ये मृदु गुण का विरोधी है। मतलब खर गुण होता ही है लेकिन ये कैसा होता है? ये मृदु का बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे बहुत मुलायम तो ये कैसा होगा? बहुत कठोर। ये हमारे श्लेष्मा के कारण या कफ के कारण शरीर में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलता हो जाए, हर अंग प्रत्यंग में बहुत ज़्यादा जो नरमता होती है उसको कम करता है और खरता लाकर हमारे शरीर के ढांचे को बनाए हुए रखता है। वात के इस गुण की ये इंपॉर्टेंस है। यह अस्थियों की खरता मतलब जो हड्डियां हैं, हमारे नाखून हैं, बाल हैं, दांत हैं या जो हड्डियां हैं, इनमें जो कठोरपन है, जो कठोरता है वो किसके कारण आती है? वात के इस खरे या ये जो पुरुष जो गुण है इसके कारण। ये तो इसके बाद आपने समझ लिया। इसके बाद जैसे अगर आपको एग्जाम में है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी इसको और ही अच्छा रहेगा कि आप इसको जैसे आप पहले ये कोटेशन लिखें। ये एग्जाम में वात के गुण पूछ लिए, अगर एग्जाम में वात के गुण पूछ लिए तो आप सबसे पहले ये कोटेशन लिखें। उसके बाद रुक शीत लघु सूक्ष्म चल विशद कर ये गुण लिखें कि ये गुण होते हैं। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है तो आप थोड़ा बहुत एक या दो लाइन में ये लिखें। उसके बाद आपको उनको इस तरह से एक्सप्लेन करें तो आपको ज़्यादा नंबर देगा। ये वही पॉइंट है जो अपन ऊपर भी पढ़े हैं, बस इनको मैंने इस हिसाब से लिख दिया है कि आप नोट्स नोट्स के टाइम या याद करें या पढ़ें तो आपको किस तरह से लिखना है, आपको इस हिसाब से लिखना है, तभी एग्जाम में आपको नंबर ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। इसमें वही चीज़ें हैं, कुछ नई नहीं है जो भी पढ़ी हैं। कि वात का जो रुक्ष गुण है वो कफ गुण के स्निग्ध कफ के स्निग्ध गुण को सीमित करता है तो जगह स्निग्धता बढ़ाता है। उसके बाद शीत गुण है, ये पित्त की उष्णता दांत को कम करता है, तापमान नियंत्रित करता है। उसके बाद जो लघु उसके बाद जो लघु गुण है तो ये गुरु गुण को कम करता है, शरीर के बाहर की वृद्धि को रोकता है, लघुता में मजबूती प्रदान करता है, वही लघु गुण। इसको आप थोड़ा समझ सकते हैं। चल गुण है तो ये मन की इंद्रियों को क्रियाशील बनाता है। हमारे जो पाचन शक्ति की जो जितनी भी क्रियाएं हैं वो चल गुण के कारण होती हैं। हृदय और फेफड़ों में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो वो भी को वात करवाती है। कौन से गुण के कारण? चल गुण के कारण वात ये काम करा पाती है। उसके बाद जैसे खर गुण है तो खर के अस्थि नख दंत ये पर्याप्त रूप से जो कठिन बने किसके कारण? खरता कारण। मनुष्य के जो स्वभाव में जो कठोरता होती है वो भी खर गुण के कारण होती है। उसके बाद है विशद गुण। विशद गुण के कारण संधि एवं शरीर अवयव में बिना रुकावट गति संपन्न होती है क्योंकि बहुत ज्यादा चिपचिपाहट और उसके श्लेष्मा को कम करता रहता है। और मानसिक विषाद के कारण विषयता कारण मनुष्य स्पष्ट विचार वाला होता है। ये आप पढ़ सकते हैं और लिखने के लिए है। उसके बाद है वात के कर्म। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वात के कर्म लिखिए, वात के व्युत्पत्ति निरुक्ति लिखते हुए गुण और कर्म लिखो। तो गुण अपन ने पढ़ लिए, अब कर्म पढ़ते हैं। वात के कर्म में आपको सारंगधर संहिता का ये कोटेशन आपको लिखना ही लिखना होगा।
क्या है? पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगु मल धातु, वायना यत्र नियंत्रित तत्र गच्छन्ते मेदवत। ये मैंने अभी ऊपर बताया भी था आपको, वही है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि पित्त है वो पंगु होता है, कफ वो भी पंगु होता है, और जितनी भी धातु मल और धातु वो सारी पंगु होती हैं, मतलब वो चल नहीं सकती, अपंग होती हैं। तो उनको जो गति कराने का काम कौन होता है, वो किसका होता है? वो प्राकृतवात का कर्म होता है। सारंगधर संहिता में वर्णन है इसका। तो इसको कोटेशन के हिसाब से इन्होंने समझाया है कि पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगु मल धातु, वायना यत्र नियंत्रित तत्र गच्छन्ति मेदवत। मतलब पित्त, कफ, मल और धातु ये सब पंगु होते हैं, ये गति नहीं कर सकते। इनको वात, प्राकृतवात गति करवा के इनकी क्रियाओं को संपन्न करवाता है। किस तरह से? जिस तरह से वायु जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ बारिश करने वाले बादल या मेघ चले जाते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, अर्थात वात के निष्क्रिय होने पर पित्त एवं कफ निष्क्रिय होते हैं। अगर वात कार्य नहीं करते तो वो भी कार्य नहीं करेंगे। मल एवं धातु में पंगुता आ जाती है। पंगुता, जिस प्रकार वायु मेघ को जहाँ चले जाती है, वैसे वात जब समावस्था में रहती है, जब वात प्राकृत और वात के रूप में रहती है समावस्था में, तो दोष धातु मलों को सामान्य क्रम एवं गति होती है। दोष जैसे त्रिदोष वात होती है, वो कफ और पित्त में उनके सामान्य कर्म करवाती है, धातुओं की वृद्धि करती है, उनकी निरंतर आगे से आगे धातु का निर्माण होता जाता है। और जो मल है, मूत्र, पुरुष और शवेद, उनको शरीर से बाहर निकलती है और शरीर का धारण करवाती है, मतलब उनके सामान्य कर्म करती है। अगर ये बात विकृत हो जाएगी तो इन सब में जितने भी दोष धातु मल है, इनमें विकृति होनी निश्चित है और शरीर में रोग उत्पत्ति होगी। तो ये आपको प्राकृतवाद का क्रम है सारंगधन के अनुसार। उसके बाद आपको ये लिखना होगा वाक्य क्रम है। उसके बाद ये आपको चरक का, ये दोनों कोटेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। तो जो नेक्स्ट, क्योंकि अगर आपको वाक्य क्रम लिखने तो आपको कुछ तो लिखना होगा ना। अगर आप एक कोटेशन लिखे इतना से लिखते हैं तो इसमें तो 5 नंबर नहीं देने वाला। तो आपको 1 या 2 कोटेशन और याद रखेंगे, और ये कोटेशन आपको बहुत जगह काम आएगा। तो ये तो आपको ये दोनों कोटेशन आपको याद करने ही करने हैं। तो नेक्स्ट क्या है? उत्साह, उच्छ्वास, अनिश्वास, चेष्टा, धातुर्गति समा, सममोक्षो गतिमया वायु कर्म विकार्यम। इसका मतलब ये है कि प्राकृतवाद के कर्म, ये तो अपने पढ़ लिए सारंगधर के अनुसार। चरक ने कौन से बताया? चरक ने बताए हैं उत्साह है, उत्साहो, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा और धातुओं में गति, ये सब कौन से हैं? इसके प्राकृतवाद के क्रम है। अर्थात सा मतलब इंटेंसिटी, शरीर में तेज रहना, उत्साह रहना, उच्छ्वास मतलब श्वास को अंदर लेना, निश्वास श्वास को छोड़ना, चेष्टा एक्टिव रहना, जानकर रहना, दिमाग नर्वस सिस्टम का एकदम एक्टिव रहना, चेष्टा धातुओं को बनाए रखना, जितनी भी सब धातुएं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, उनको बनाए रखना, मलों का मोक्षण, मलों को जैसे स्वेद मूत्र पुरुष को मलों से सम्यक रूप से बाहर निकालना, ये किसके हैं? आचार्य चरक ने प्राकृतवाद के क्रम बताए। वाद के भेद एवं उनके जो भेद हैं उनके विशिष्ट कर्म। तो वाद के भेद, तो वाद के आचार्य चरक ने कितने भेद बताए? 5 भेद। कौन कौन से? प्राणवायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, अपान वायु। तो ये 5 भेद हैं। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो वैसे बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। तो उसमें अपन जितने 5 वायु हैं इनके भेद, इनके विशिष्ट कर्म और इनके स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अभी तक कौन कौन से अपने टॉपिक पढ़ लिए? वाद की व्युत्पत्ति, वाद की निरुक्ति, वाद के गुण और कर्म, और उनके जो भी कोटेशन है बेसिक से, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में लिख सकते हैं। बहुत लिमिटेड कंटेंट और इनफ है उतना। तो इससे रिलेटेड जो ये जो नोट्स हैं ये मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप इनको पढ़ लेना, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो अभी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो तब तक के लिए बाय।